हाय एवरीवन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक में हम थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कर रहे थे, जिसमें हमने हमारी नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को कर लिया हमारी प्रीवियस वीडियोस में। और आज हम करेंगे हमारी लास्ट अप्रोच जो है हमारी MM अप्रोच। स्टार्ट विद द अप्रोच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच एंड इट इज सजेस्टेड बाय मोदी, गिलानी एंड मिलर। मोदी, गिलानी और मिलर ने इस अप्रोच को दो अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी किया। तो बेसिकली उन्होंने इस अप्रोच को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो है हमारा थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, जो हमारा विदाउट टैक्सेस होगा, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होंगे, और दूसरा पर्सपेक्ट है हमारा थ्योरी ऑफ रेलेवेंस, जिसमें टैक्सेस को एज्यूम किया जाएगा कि टैक्सेस प्रिवेल करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस पढ़ते हैं, जो विदाउट टैक्सेस है। इसमें उन्होंने क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और हमारी वैल्यू ऑफ फर्म को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी असर नहीं होगा हमारे कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर, जैसे कि ये हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में बोला गया था। मतलब जो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के आइडेंटिकल है, उससे मिलती जुलती है। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस कहना क्या चाहती है? थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस कहती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इररिलेवेंस है, उसका कोई भी रेलेवेंट नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट करने में, पर कुछ एजम्पशंस के साथ। तो एजम्पशंस क्या हैं? पहले एजम्पशंस तो वेरी क्लियर है कि इसमें टैक्सेस को नहीं देखा जाएगा, टैक्सेस को पूरी तरह से इग्नोर किया जाएगा, और ये परफेक्ट मार्केट में ही होगा जहां पर सारे जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो अवेयर होंगे। तो ये परफेक्ट मार्केट में प्रिवेल करेगा, और जो इन्वेस्टर्स होंगे वो रैशनली एक्ट करेंगे। मतलब इन्वेस्टर्स अपनी सूझबूझ के साथ ही डिसीजंस लेंगे, और जो भी एक्सपेक्टेड अर्निंग होगी वो उसमें रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होगा, चाहे वो बिजनेस रिस्क हो या फाइनेंशियल रिस्क हो, वो इसमें होगा, जैसे कि हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में था। और जितनी भी अर्निंग्स होंगी वो सारी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, कोई भी अर्निंग जो है वो रिटेन करके नहीं रखी जाएगी। तो अब हम इसको ग्राफिकली डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये इसका जो ग्राफ है वो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा KO है, ये जो KO से डिनोट हो रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो क्या रह रहा है? थ्रू आउट कांस्टेंट ही रह रहा है। मतलब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। और इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न हम देख लेते हैं। जैसे कि ये KD कॉस्ट ऑफ डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और KE जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे जैसे हम ये KD को लगाते जाएंगे, उससे क्या होगा? हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट हम लगा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है, पर हमारा KO क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जो डेट होता है वो लो सोर्स ऑफ मतलब चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो डेट क्या करेगा? इक्विटी के इस बढ़ी हुई कॉस्ट को क्या कर देगा? ऑफसेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो KO है वो कांस्टेंट रह जाएगा। तो अब ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती रहेगी, और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो क्या करता जाएगा? इसके जो इंक्रीज्ड कॉस्ट को ऑफसेट करता जाएगा। बट अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर क्या हो रहा है? हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो बढ़नी स्टार्ट हो रही है, और जो हमारी KO है वो अब कांस्टेंट होती जा रही है, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। तो अब इसका क्या रीज़न है? तो अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जो KD है, हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बढ़ी हुई कॉस्ट को ऑफसेट नहीं कर पाता है। मतलब एक ऐसा रिस्क आ जाता है, ऐसा पीरियड आ जाता है जहाँ पर ये बढ़ी हुई इक्विटी की कॉस्ट को नहीं ऑफसेट कर पाता है। तो क्या हो गया? जो हमारा KD है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। किसकी वजह से? इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क की वजह से। वो ना ही तो अब KE की कॉस्ट को कवर कर पा रहा है, ऑफसेट कर पा रहा है, बल्कि वो खुद ही इंक्रीज होना शुरू हो गया है। पर यहाँ पे क्या हो गया है? जो हमारा KE है वो कांस्टेंट होना शुरू हो गया, मतलब वो स्टेबल होना शुरू हो गया। किस वजह से? आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से। आर्बिट्रेज प्रोसेस की हेल्प से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो स्टेबल हो जाता है, और बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ डेट को ऑफसेट कर देता है। मतलब फिर से ये दोनों एक दूसरे की कॉस्ट को बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो KO है वो कांस्टेंट रहता है। हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस होता क्या है? हमने ये तो देख लिया कि आर्बिट्रेज प्रोसेस ने क्या कर दिया? हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को स्टेबल कर दिया, जिसकी वजह से उसने हमारी कॉस्ट ऑफ डेट की कॉस्ट को ऑफसेट कर दिया, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने दिया। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस होता
क्या है, अब ये कैसे वर्क करता है इसको क्विकली देख लेते हैं। तो ये देखते हैं अब यहाँ पे सब हम इसको ना पहले एक कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं कि ये होता क्या है, फिर हम इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है राम, और वो क्या देख रहा है कि मार्केट ए है और मार्केट बी है। अब वो देख रहा है कि मार्केट ए में जो एप्पल्स हैं, उसने सपोज एप्पल्स खरीदने हैं, वो देख रहा है कि मार्केट ए में जो एप्पल्स हैं वो मुझे 50 रुपीज़ के मिल रहे हैं, और मार्केट बी में मुझे जो एप्पल्स हैं वो 80 रुपीज़ के मिल रहे हैं। अब राम ने दिमाग लगाया, राम क्या करता है, राम कहता है कि मैं मार्केट ए से 50 रुपये के सेब खरीद कर मार्केट बी में 80 रुपये के तो आराम से बेच सकता हूँ, हो सकता है ना, उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है यहाँ पर। तो राम ने क्या किया, उसने मार्केट ए से एप्पल्स को खरीदा 50 रुपीज़ में, और मार्केट बी में क्या करना शुरू कर दिया, एप्पल्स को बेच दिया। तो उससे क्या होगा, अब जो मार्केट ए है, मार्केट ए में क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बी में सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि उसने ए से खरीद के बी में बेचा, तो उससे क्या हो गया, बी में सप्लाई बढ़ गई। अब यहाँ पे डिमांड बढ़ी तो इसका प्राइस बढ़ गया। अब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गई तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, इस बाइंग और सेलिंग को करते करते, बाइंग करेंगे सेलिंग करेंगे, क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इन दोनों मार्केट्स में जो कॉस्ट है एप्पल की वो सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे प्राइस बढ़ा था 50 से बढ़ के 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी थी, प्राइस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्राइस कम होके 60 रुपीज़ हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक पॉइंट पे आके इन दोनों का जो प्राइस था वो सेम हो गया। अब ये सेम हुआ कैसे, इसी बाइंग और सेलिंग की वजह से, यहाँ से खरीदा यहाँ बेच दिया, यहाँ से खरीदा यहाँ बेच दिया। तो इसी बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, दो मार्केट्स की जो वैल्यू थी, जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो सेम हो गया। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस भी ऐसे ही वर्क करता है। अब हम इसको अकाउंटिंग की थोड़ी लैंग्वेज में समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें जो एक्स लिमिटेड फॉर्म है वो लीवर्ड फॉर्म है, मतलब जो डेट को यूज़ कर रही है, जो लीवरेज का यूज़ कर रही है। और वाई फॉर्म जो है, वाई लिमिटेड है, वो क्या कर रही है, वो अनलिवर्ड फॉर्म है, वो डेट का यूज़ नहीं कर रही है। और ये देखो, एक्स लिमिटेड ने क्या किया, 10% के ऊपर 1 लाख के उसके पास शेयर्स हैं, और 8% डेट है उसके पास 50,000 रुपीज़ का। तो इसका टोटल जो कैपिटल है वो कितना हो गया, 1,50,000 रुपीज़ हो गया। और ये है जो वाई लिमिटेड है, इसके पास डेट नहीं है, इसके पास सिर्फ शेयर्स हैं 12% पे 1,50,000। अब ये दोनों फॉर्म्स हैं, इन दोनों फॉर्म्स का जो कैपिटल है वो सेम है, इसका भी 150 है, 1,50,000 है, और वाई लिमिटेड का भी 1,50,000 है। तो MM अप्रोच हमें क्या कहती है, कोई भी फॉर्म जिनका जो कैपिटल है वो आइडेंटिकल फॉर्म्स हों, पर उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बेशक अलग हो, बट वो आइडेंटिकल फॉर्म्स होनी चाहिए। तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से एक पॉइंट पे आके सेम हो जाती है। वो कैसे होगा, इसको हम अभी करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो अब हमने पहले ये देख लिया कि दोनों की कैपिटल जो है वो 1,50,000 है, इसकी भी 1,50,000 है। तो ये दोनों क्या है, इसका प्रॉफिट भी 20,000 है, इसका प्रॉफिट भी 20,000 है। तो ये दोनों क्या होंगी, एक तरह से आइडेंटिकल फॉर्म्स होंगी, सेम फॉर्म होगी, एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है बट कैपिटल सेम है, आइडेंटिकल फॉर्म्स हैं। लेकिन जो इसका मार्केट शेयर है एक्स लिमिटेड का वो कितना है, 1.30, और जो वाई फॉर्म है उसका मार्केट शेयर कितना है, 1 रुपी। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये दोनों तो आइडेंटिकल फॉर्म्स थी, पर इनका जो मार्केट शेयर है वो तो अलग है। तो अब ये सेम कैसे होगा, अब ये सेम होगा आर्बिट्रेज प्रोसेस की हेल्प से। आर्बिट्रेज प्रोसेस की हेल्प से जब हम बाइंग सेलिंग करेंगे तो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, इनका जो मार्केट शेयर है वो सेम हो जाएगा। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्स लिमिटेड फर्म है उसका कोई इन्वेस्टर है। अब वो इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, अब वो, ये तो परफेक्ट मार्केट है ना, इन्वेस्टर को पता होगा एक्स लिमिटेड में क्या चल रहा है और वाई लिमिटेड में क्या पोजीशन है। तो अब जो एक्स लिमिटेड का इन्वेस्टर है वो ये देख रहा है कि मेरी फॉर्म में मैंने शेयर्स लिए हुए हैं, पर मेरी फॉर्म में मुझे जो मेरा शेयर है उसके ऊपर मुझे अर्निंग्स कम मिल रही हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो डेट के लिए इंटरेस्ट भी पे करना होता है उन्होंने अर्निंग में से।
तो वो क्या सोचता है कि जो वाई लिमिटेड है उसमें 1,50,000 के शेयर्स हैं और 12% पे जो इन्वेस्टर को उसका अर्निंग मिल रहा है वो मेरी फर्म से ज़्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना मैं एक्स लिमिटेड में से अपने जो शेयर्स हैं उसको बेच के वाई लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दूं, तो मुझे ज़्यादा अर्निंग्स मिलेंगी वहाँ पे। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर अपने शेयर्स जो है वो बेच देगा वहाँ से। इन्वेस्टर ने क्या किया, एक्स लिमिटेड में से अपने शेयर्स को बेच दिया। बेचकर उसको कितने पैसे मिले, 13,000 रुपया मिला मार्केट शेयर पे 1.30 पे। तो एक्स क्या करेगा, जो इन्वेस्टर है हमारा वो क्या करेगा, इस 13,000 को और एक पर्सनल लीवरेज को अटेम्प्ट करेगा, मतलब एक पर्सनल लोन लेगा। तो उसने क्या किया, 5,000 रुपीज़ का एक पर्सनल लोन ले लिया 8% के ऊपर। अब 13,000 और 5,000 उसके पास कितने पैसे हो गए, 18,000 रुपीज़। और उसने क्या किया, अब ये 18,000 रुपीज़ को वाई लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिया। अब उसको क्या, कैसे उसने सोचा कि मुझे ये कैसे फ़ायदा होगा, तो इसको देखने के लिए हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टर को अर्निंग्स कैसे होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट था जो वो था 20,000 और वाई लिमिटेड का प्रॉफिट भी कितना था, 20,000 रुपीज़। अब जो इन्वेस्टर एक्स लिमिटेड में अपनी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको कितनी अर्निंग्स मिलेंगी और वाई लिमिटेड वाले को कितनी अर्निंग्स मिलेंगी वो हम इसमें देखते हैं। तो जो एक्स लिमिटेड वाला इन्वेस्टर होगा उसको 20,000 में से पहले तो 4,000 जो है वो इंटरेस्ट में ही चला जाएगा। उसके बाद 16,000 रुपीज़ अर्निंग्स बचेंगी, तो इन्वेस्टर के पास 10% के हिसाब से 1,600 रुपीज़ अर्निंग्स आएंगी। और वाई लिमिटेड में कोई भी डेट नहीं है, सारी की सारी अर्निंग्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स के पास जाएंगी और 12% के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर को 2,400 रुपीज़ की अर्निंग होगी। यहाँ पे ही कितना डिफरेंस है, जो जिसने एक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट किया हुआ है और जो वाई लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगा। अब ये तो अर्निंग्स आ गई, पर उसने क्या किया था, इन्वेस्टर ने एक पर्सनल लोन भी तो लिया था, उसने उस लोन की पेमेंट भी तो देनी है, उस लोन पे इंटरेस्ट भी देना है। तो हम क्या कर देंगे, इस 2,400 में से उसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें से पहले लोन की अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर देते हैं। तो उसने 8% के ऊपर 5,000 के ऊपर लोन 5,000 का लोन लिया था, तो उसका जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो 400 रुपीज़ आएगा। तो 2,400 में से हम 400 को लेस कर देंगे तो हमारे पास 2,000 रुपीज़ अर्निंग आ जाएंगी उस इन्वेस्टर की जिसने एक्स लिमिटेड में से अपना जो शेयर था उसको बेचकर वाई लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था। तो इसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टर को फ़ायदा हो रहा है। तो इसी फ़ायदे को देखते हुए क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो यहाँ से बेच के यहाँ जाएंगे, यहाँ से बेच के यहाँ जाएंगे। तो यही जो प्रोसेस है वो तब तक चलती जाएगी जब तक इन दोनों कंपनीज़ का जो मार्केट शेयर है वो इक्वल नहीं हो जाता। तो ये बाइंग और सेलिंग क्या थी, आर्बिट्रेज प्रोसेस थी जिसने इन दोनों फर्म्स की जो मार्केट शेयर थी उसको इक्वल करने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट की, बाइंग और सेलिंग की। तो इसी प्रोसेस की हेल्प से क्या होता है, हमारा जो इधर देखते हैं हम डायग्राम में, जिसमें हमने देखा था कि आर्बिट्रेज प्रोसेस की हेल्प से क्या हो जाता है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो स्टेबल हो जाता है और वो फिर क्या करता है, हमारे कॉस्ट ऑफ डेट की कॉस्ट को कवर कर देता है और जिससे क्या होता है, दोनों कॉस्ट फिर से बैलेंस हो जाती हैं और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो हम इसमें एक बार रीड कर लेते हैं एमएम अप्रोच में क्या बोला गया है। एमएम अप्रोच में भी यही बोला गया है, जो भी दो आइडेंटिकल फॉर्म्स हैं एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, उनकी क्या होती है, उनकी कभी भी मार्केट वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकती। किस वजह से, आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से। इन्वेस्टर क्या करेगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस से क्या होगा, इन्वेस्टर जो है वो बार बार बाइंग और सेलिंग करेगा या फिर पर्सनल लीवरेज की हेल्प लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों की मार्केट वैल्यू सेम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टेबल हो जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ डेट की कॉस्ट को भी ऑफसेट कर देगी और ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस, जिसने क्या बोला कि हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करें चाहे ना करें, वो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम हमारा सेकंड पर्सपेक्टिव करते हैं, जो है सेकंड पार्ट है इस अप्रोच का, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। अब थ्योरी ऑफ रेलेवेंस क्या कहती है, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस कहती है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ जो हमारी कैपिटल है वो कम होगी। कैसे,
अगर हम ज़्यादा डेट को यूज़ करें, मतलब ये नेट ऑपरेटिंग जो नेट इनकम अप्रोच थी उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कहने का क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो रेलेवेंट है कॉस्ट ऑफ डेट को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज करने में और वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज करने में। और क्यों है ऐसा? क्योंकि हम डेट को क्यों ज़्यादा यूज़ करें? क्योंकि डेट जो है वो चीपर सोर्स है फाइनेंस का, और वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए, मतलब टैक्स पर्पस के लिए भी ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हमें उसकी डिडक्टेबिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास ज़्यादा अर्निंग्स बच जाती हैं। तो थ्योरी ऑफ रेलेवेंस क्या कहना चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट को यूज़ करो, उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म तो बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यही था इन दोनों पर्सपेक्टिव्स में। थ्योरी ऑफ रेलेवेंस हमें कहती है कि आप ज़्यादा डेट लगाओ, कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है, वो इफेक्ट करेगा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म को। पर थ्योरी ऑफ इरेलेवेंस हमें क्या कहती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इरेलेवेंट है, वो कोई फ़र्क नहीं डालेगा, चाहे आप जैसे मर्जी कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करो, वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव से मिलर, मोदी गिलानी और मिलर ने इस अप्रोच को सुजेस्ट किया है, और ये मोस्ट सूटेबल अप्रोच है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। मोस्टली यही एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। सो इसके साथ ही हमारा थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।